असली भारत गांव में बसता है। हम्म। ये शब्द मोहनदास करमचंद गांधी के हैं। हम। और जब हम भारत के आकार को देखते हैं तो इन शब्दों का वजन और भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। सोचिए, लगभग 6 लाख गांव, 1.4 अरब से ज्यादा की आबादी, और उसका भी 2/3 हिस्सा इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। आंकड़े तो वाकई बहुत बड़े हैं। हाँ, ये दिमाग घुमा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतने विशाल और विविध देश में मतलब जमीनी स्तर पर शासन आखिर काम कैसे करता है? आज हमारी चर्चा का विषय यही है। ग्रामीण भारत में स्थानीय सरकार, जिसे हम सब पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पंचायती राज। हाँ, पर आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये क्या है, बल्कि ये भी जानेंगे कि इसे संवैधानिक ताकत कहाँ से मिली, ये जमीन पर कैसे काम करती है और भारत जैसे लोकतंत्र की जड़ों को ये कैसे मजबूत करती है। ठीक है, तो चलिए इसे एकदम बेसिक से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हिमालय की तराई में एक छोटा सा गांव है, लक्ष्मणपुर। 200 घर हैं, 700 की आबादी, ज्यादातर किसान। अब इनकी रोजमर्रा की समस्याएं क्या है? खेतों तक पानी पहुंचाना है, हाँ, सिंचाई की दिक्कत, बारिश से जो सड़क खराब हुई है उसकी मरम्मत करनी है, गांव के प्राइमरी स्कूल की छत टपक रही है। तो क्या इन सब कामों के लिए गांव वाले हर बार चंडीगढ़ या दिल्ली के चक्कर काटेंगे? नहीं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। वही तो। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर पंचायत की जो अवधारणा है वो काम आती है। ये एक तरह से शासन को लोगों के दरवाजे तक लाने का एक तरीका है। अच्छा, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, इसे आप विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याएं सबसे बेहतर समझते हैं। सही बात है। और उन्हें हल करने के फैसले भी उन्हें लेने चाहिए। यही स्वशासन की बुनियाद है। और देखिए, इसे सिर्फ एक विचार नहीं रहने दिया गया, बल्कि 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन के जरिए इसे एक कानूनी और संवैधानिक ढांचा दिया गया। अच्छा, तो ये 73वां संशोधन ही वो नींव का पत्थर है जिसने इस पूरी व्यवस्था को एक तरह से खड़ा किया है। एकदम। इसी ने तय किया कि हर गांव में पंचायत होगी, नियमित चुनाव होंगे। अनिवार्य कर दिया मतलब। एकदम सही। इसी संशोधन ने इसे अनिवार्य बनाया। इसने सिर्फ एक ढांचा नहीं दिया, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि समाज के हर तबके की भागीदारी हो। पर उस पर हम बाद में आएंगे। ठीक है। पहले समझते हैं कि ये ढांचा काम कैसे करता है। ये एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, जो एक पिरामिड की तरह है। त्रिस्तरीय मतलब 3 लेवल्स। तो सबसे नीचे जमीन से जुड़ा हुआ लेवल कौन सा है? तो देखिए, सबसे निचले और सबसे महत्वपूर्ण स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। हाँ, इसका सीधा ताल्लुक गांव के लोगों से होता है। इसके सदस्यों को ग्राम सभा चुनती है। और ये ग्राम सभा क्या होती है? ये कोई अलग कमेटी नहीं है, बल्कि गांव के 18 साल से ऊपर के सभी मतदाता, वो सब मिलकर ही ग्राम सभा बनाते हैं। अरे, मतलब गांव का हर वोटर इसका सदस्य है? बिल्कुल, हर एक वोटर। और ग्राम पंचायत का एक मुखिया होता है, जिसे हम सरपंच या प्रधान के नाम से जानते हैं। हाँ, सरपंच। सैद्धांतिक रूप से ग्राम पंचायत अपनी हर योजना और हर खर्चे के लिए सीधे ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत गांव के मसले देखती है, लेकिन कई समस्याएं जैसे 2 गांवों को जोड़ने वाली एक सड़क, वो तो किसी एक पंचायत के दायरे में नहीं आती। या मान लीजिए एक नहर है जो 5 गांवों से गुजरती है। ऐसे में क्या होता है? यहीं पर शायद अगला स्तर काम आता होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर पिरामिड का दूसरा यानी बीच का स्तर आता है। खंड स्तर पर पंचायत समिति। पंचायत समिति। हाँ, कुछ राज्यों में इसे मंडल परिषद भी कहते हैं। इसका काम कई ग्राम पंचायतों के बीच एक पुल की तरह काम करना है। ये अपने नीचे की सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं को इकट्ठा करती है, उनके लिए बजट का आवंटन करती है और उन्हें जिला स्तर पर आगे बढ़ाती है। अच्छा। हालांकि कई विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये बीच का स्तर अक्सर इस पूरी व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी साबित होता है। ओह, ऐसा क्यों? जहां तालमेल और अधिकारों को लेकर काफी उलझन रहती है। और फिर पिरामिड के टॉप पर, सबसे ऊपर यानी उच्चतम स्तर पर होती है जिला परिषद या जिला पंचायत। जिला परिषद ये पूरे जिले के लिए विकास की योजनाएं बनाती हैं और राज्य सरकार से जो भी फंड मिलता है उसे पंचायत समितियों और फिर ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने का काम करती है। तो इस तरह ग्राम, खंड और जिला, ये तीनों स्तर मिलकर काम करते हैं। तो इनके जिम्मे काम भी बहुत सारे होते होंगे ना? मतलब सड़क, पानी के अलावा और क्या-क्या? अरे, लिस्ट तो बहुत लंबी है। कृषि, पशुपालन, सिंचाई के लिए जल प्रबंधन, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, पीने का पानी, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल। हाँ, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, सामाजिक कल्याण की योजनाएं, मतलब गांव के जीवन से जुड़ा लगभग हर पहलू उनके दायरे में आता है। और इन सब कामों को करने के लिए उन्हें प्रशासनिक मदद भी मिलती है।
हाँ, वो तो जरूरी है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि तो गांव के ही लोग होते हैं। उन्हें कागजी कार्रवाई और नियमों की उतनी जानकारी नहीं होती होगी। बिल्कुल। इसीलिए हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है, जो एक सरकारी कर्मचारी होता है। अच्छा। उसका काम बैठकों का रिकॉर्ड रखना, सरकारी आदेशों को लागू करवाना और हिसाब किताब देखना है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता है, पटवारी या लेखपाल। पटवारी, हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। इनका काम गांव की जमीन से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स यानी भू अभिलेखों का रखरखाव करना है। और ये पटवारी का पद बहुत ताकतवर होता है ना? जमीन के रिकॉर्ड्स को लेकर तो अक्सर विवाद होते रहते हैं। बहुत अहम, बहुत ज्यादा। जमीन का मालिकाना हक तय करने से लेकर सरकारी योजनाओं के लिए जमीन की पहचान करने तक पटवारी की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो जमीनी स्तर पर काम करता है। ये तो हुई थ्योरी की बात, पर असलियत में क्या ये व्यवस्था बदलाव ला पाती है? क्योंकि असली परीक्षा तो जमीन पर ही होती है। हमारे पास कुछ ऐसे सरपंचों के प्रेरक उदाहरण हैं जिन्होंने इस व्यवस्था की ताकत को सच में साबित कर दिखाया है। हाँ, और ये कहानियां सुनना बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी, क्योंकि ये दिखाती हैं कि कानून और ढांचे के साथ जब सही नेतृत्व जुड़ता है तो क्या कमाल हो सकता है। तो पहली कहानी है मध्य प्रदेश की वंदना बहादुर मैदा की। वो अपने गांव के भील आदिवासी समुदाय से आने वाली पहली महिला सरपंच बनी। अच्छा। सोचिए, एक ऐसे समाज में जहां पितृसत्ता की जड़ें बहुत गहरी हैं, वहां एक महिला का नेतृत्व करना कितना मुश्किल रहा होगा। उन्होंने न सिर्फ चुनाव जीता, बल्कि महिलाओं को घर से निकालकर पंचायत की बैठकों में लाना शुरू किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और उन्होंने शिक्षा और स्वच्छता जैसे मुद्दों को अपनी प्राथमिकता बनाया। और ये एक बहुत दिलचस्प पैटर्न है। वंदना जी का उदाहरण दिखाता है कि महिलाओं के लिए आरक्षण सिर्फ सीटें भरने के लिए नहीं है। जब महिलाएं नेतृत्व में आती हैं तो अक्सर पंचायत का एजेंडा ही बदल जाता है। जिन मुद्दों को पहले जरूरी नहीं समझा जाता था, जैसे पीने का साफ पानी, घर में शौचालय, बच्चों का टीकाकरण, स्कूल में सुविधाएं। हाँ, स्कूल में सुविधाएं, वो अचानक प्राथमिकता बन जाती हैं। ये सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं है, ये शासन की दिशा बदलना है। बिल्कुल सही कहा। अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं जो एक अलग तरह की चुनौती से जुड़ा है, पर्यावरण। महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव। हिवरे बाजार, हाँ। ये कभी सूखे की मार झेलता था। लोग गांव छोड़कर शहरों में मजदूरी करने जा रहे थे। फिर सरपंच बने पोपटराव बागुजी पवार। उन्होंने गांव वालों को साथ लिया और एक ही मिशन पर काम किया, पानी बचाओ। पानी बचाओ। उन्होंने वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का एक ऐसा मॉडल बनाया कि गांव की तस्वीर ही बदल गई। लाखों पेड़ लगाए गए, भूजल स्तर ऊपर आ गया। कमाल है। और आज हिवरे बाजार देश के सबसे अमीर गांवों में से एक है। उनके काम के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। पोपटराव पवार की कहानी सिर्फ पेड़ लगाने या चेक डैम बनाने की नहीं है। इसका असली सबक सोशल रेगुलेशन में है। सोशल रेगुलेशन मतलब उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर पानी के इस्तेमाल पर सख्त नियम बनाए, जैसे कि पानी की ज्यादा खपत वाली फसलें नहीं उगाना। अच्छा। हर घर के लिए वाटर ऑडिटिंग। ये वो चीज है जो योजनाओं को कागज से उतारकर जमीन पर सफल बनाती है। जब समुदाय खुद नियम बनाता है और उन्हें लागू करता है तो बदलाव टिकाऊ होता है। सही बात है। ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं, बल्कि बॉटम अप गवर्नेंस का बेहतरीन उदाहरण है। एकदम। और एक और मिसाल है महाराष्ट्र के ही तरंगफल गांव से, जहां 2017 में ज्ञानेश्वर कामले, जो एक किन्नर है, सरपंच चुने गए। उनका आदर्श वाक्य है, लोक सेवा ग्राम सेवा। ये दिखाता है कि पंचायती राज कैसे सामाजिक समावेश का एक मंच बन सकता है। निश्चित रूप से ये सारे उदाहरण ये साबित करते हैं कि पंचायती राज में अपार क्षमता है। ये सिर्फ नालियां और सड़कें बनाने की मशीनरी नहीं है, बल्कि ये सामाजिक बदलाव, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण का एक शक्तिशाली औजार बन सकती है। और इसी सशक्तिकरण का एक अहम हिस्सा है समाज के हर तबके को आवाज देना। हाँ, और हमने 73वीं संशोधन की बात की थी, जिसमें भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया था। जी, इस व्यवस्था में समावेशिता के लिए खास प्रावधान है। अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, इन वंचित वर्गों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। अच्छा। और सबसे क्रांतिकारी प्रावधान है महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण। 1/3, 1/3। और ये तो मिनिमम है ना? कुछ राज्यों ने तो इसे और भी बढ़ाया है। हाँ, बिल्कुल। कई राज्यों ने तो इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया है।
आज देश में 10 लाख से ज्यादा चुनी हुई महिला प्रतिनिधि हैं। 10 लाख से ज्यादा? हाँ, ये दुनिया में कहीं नहीं है। ये आंकड़ा तो जबरदस्त है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये हमेशा असरदार होता है? मैंने सरपंच पति या प्रधान पति जैसे शब्द सुने हैं, जहां महिला सिर्फ नाम की सरपंच होती है और सारा काम उसका पति या घर का कोई मर्द करता है। ये कड़वी सच्चाई है और इस व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती भी है। शुरुआत में ऐसा बहुत देखने को मिला और अभी भी कई जगहों पर होता है। तो फिर? लेकिन अब धीरे धीरे तस्वीर बदल रही है। महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं, अपने अधिकारों को समझ रही हैं और वंदना मेहता जैसी महिलाएं दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। हाँ। पहली पीढ़ी की महिला सरपंचों ने शायद संघर्ष किया, लेकिन अब दूसरी और तीसरी पीढ़ी की महिलाएं ज्यादा आत्मविश्वास के साथ आगे आ रही हैं। ये एक सामाजिक बदलाव है, इसमें वक्त लगता है। और ये बदलाव सिर्फ बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी लाने की कोशिश हो रही है। एक बहुत ही अनोखी पहल है जिसमें बच्चों को भी शासन में शामिल किया जाता है। हाँ, ये बाल हितैषी पंचायत की अवधारणा है। इसका मकसद ये है कि बच्चों से जुड़े फैसलों में बच्चों की भी राय ली जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आखिर स्कूल कैसा हो, मिड डे मील में क्या मिले, खेल का मैदान कहाँ हो, ये बच्चों से बेहतर कौन बता सकता है। इसके लिए बाल सभा और बाल पंचायत जैसी पहलें शुरू हुई हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं हमारे पास, जैसे सिक्किम में सांखू राधू खांडू ग्राम पंचायत ने बच्चों की बात सुनकर स्कूल की चारदीवारी बनवाई ताकि वो सुरक्षित रहें, और एक साफ सुथरा रसोई घर बनवाया। इस पंचायत को बाकायदा बाल हितैषी ग्राम पंचायत का दर्जा मिला। वाह। और राजस्थान में बेरफुट कॉलेज की बाल संसद की पहल तो और भी कमाल की है। हाँ, बाल संसद। यहाँ 8 से 14 साल के बच्चे बाकायदा चुनाव लड़ते हैं, उनकी वोटर कार्ड बनते हैं, वो प्रचार करते हैं, वोट डालते हैं। अरे वाह। और फिर एक मंत्रिमंडल बनता है जो स्कूल के मामलों से लेकर गांव की दूसरी जरूरतों पर अपनी राय देता है। 2001 में इसे वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस ऑनररी अवार्ड भी मिला था। ये बहुत दूर की सोच रखते हैं। जब आप बच्चों को छोटी उम्र से ही भागीदारी, जिम्मेदारी और अपने हक के लिए आवाज उठाना सिखाते हैं, तो आप सिर्फ बेहतर स्कूल नहीं बना रहे होते। नहीं, आप भविष्य के लिए एक जागरूक और सक्रिय नागरिक की नींव रख रहे होते हैं। ये लोकतंत्र को किताबों से निकालकर जिंदगी का हिस्सा बनाने जैसा है। सही कहा। तो ये सब देखकर लगता है कि ये व्यवस्था कितनी आधुनिक और प्रगतिशील है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से एक नया विचार है या इसकी जड़ें हमारे इतिहास में भी कहीं मिलती हैं? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक जुड़ाव है। स्थानीय स्वशासन का विचार ये भारत के लिए नया नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अच्छा। अगर हम आज से लगभग 2300 साल पहले जाएं, तो कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया है। चाणक्य, मतलब मैं तो उन्हें हमेशा बड़ी बड़ी रणनीतियों, जासूसी और साम्राज्यों से जोड़कर देखती थी। ये सोचना दिलचस्प है कि वो इतने जमीनी स्तर के शासन के बारे में भी लिख रहे थे। हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी बड़ा साम्राज्य तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक उसके गांव ठीक से काम ना करें। उन्होंने अर्थशास्त्र में गांवों से लेकर प्रांतीय राजधानी तक एक पूरे प्रशासनिक ढांचे का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि 10 गांवों के समूहों पर एक संग्रहण यानी उपजिला होना चाहिए। 10 गांवों पर? हाँ, 100 गांवों पर एक करवाटिका यानी जिला मुख्यालय और 800 गांवों पर एक स्थानीय यानी प्रांतीय मुख्यालय। ये तो आज की त्रिस्तरीय व्यवस्था से कितना मिलता जुलता है ना? ये दिखाता है कि प्रशासन को अलग अलग स्तरों पर बांटने और स्थानीय इकाइयों को महत्व देने का विचार भारत की सोच में हजारों सालों से रहा है। वाह। तो आज की हमारे इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो मुख्य बातें क्या है? पहली बात तो ये कि पंचायती राज ग्रामीण भारत में शासन की एक त्रिस्तरीय संवैधानिक व्यवस्था है। बिल्कुल। दूसरी, ये लोकतंत्र को सही मायनों में जमीनी स्तर तक ले जाती है, जहां ग्राम सभा के जरिए आम लोग सीधे तौर पर फैसलों में शामिल होते हैं। हाँ। और सबसे जरूरी, ये लोगों को अपने विकास की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए सशक्त बनाती है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जरूर। हमने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था में हिवरे बाजार जैसे आदर्श गांव बनाने की अपार क्षमता है। हमने ये भी समझा कि कानून ने सबको भागीदारी का मौका दिया है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि देश के हजारों गांवों में पंचायतें ठीक से काम नहीं कर पाती। ये एक बड़ी चुनौती है। तो ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। मतलब ये इतना अच्छा ढांचा है, एम्पावरमेंट के लिए बनाया गया है, फिर भी वे कौन सी स्थानीय वजहें हैं
शायद उस जगह की सामाजिक संस्कृति, जातिगत समीकरण, संसाधनों की उपलब्धता या फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो आखिर में ये तय करती हैं कि कोई पंचायत सफल होगी या केवल एक नाम का ढांचा बनकर रह जाएगी।